नमस्कार, श्री एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इस समय आप हैं मेरे साथ शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षाएं हम निरंतर ले रहे हैं और आज हमारी 17वीं कक्षा है जिसमें हम एक नए विषय पर बात करने वाले हैं। और आज का हमारा विषय है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पार्ट 1 के जो वीडियो है यह पार्ट 1 होगा, यानी कि शिक्षण के बारे में और भी बातें आपको बताई जाएगी, उसके लिए दूसरी वीडियो होगी। अतः आप आगे आने वाली जो वीडियो है वह भी जरूर देखें। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि शिक्षण क्या होता है, उसका जो विभिन्न अर्थ हैं, उसकी जो परिभाषाएं हैं वो हम सब देखेंगे। यूँ तो यह जो विषय है वह फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आप शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो शिक्षण का अर्थ तो कम से कम आपको आना ही चाहिए। तो इस हेतु सभी रीट, सेकंड ग्रेड, इन सभी के लिए यह जो कक्षा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। सामान्य रूप से हम देखें कि शिक्षण क्या है। देखिए, अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है और जो छात्र होते हैं वह सीखते हैं। तो जो अध्यापक का जो पढ़ाना है वह तो शिक्षण होता है और जो छात्र का सीखना होता है वह अधिगम कहलाता है। तो शिक्षण का सामान्य अर्थ सिखाने से है। कक्षा में अध्यापक जब विभिन्न विषयों का ज्ञान बालक को प्रदान करता है तो वह शिक्षण कहलाता है। शिक्षण हेतु अधिगम अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण अधिगम के बिना पूरा नहीं होता है, अर्थात दोनों का घनिष्ठ संबंध है। स्वाभाविक सी बात है, यदि शिक्षण है तो वो क्यों है? क्योंकि सामने जो अधिगम करने वाला छात्र है वह बैठा है। अतः शिक्षण और अधिगम ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित है। शिक्षण का संकुचित अर्थ हम जान लेते हैं कि छोटे अर्थों में हम यदि शिक्षण को परिभाषित करें तो शिक्षण क्या है। तो शिक्षण औपचारिक शिक्षा प्रणाली के रूप में शिक्षण के संकुचित अर्थ को लिया जा सकता है। औपचारिक मतलब क्या होता है कि इसमें समय, निश्चित स्थान, निश्चित विधियां और पूर्व नियोजित ढंग से शिक्षण दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पर पूर्व नियोजित ढंग से मतलब ये है कि एक योजना बना ली जाती है कि आज मुझे इस पाठ को पढ़ाना है और इन विधियों के द्वारा पढ़ाना है और एक निश्चित स्थान यानी कि एक कक्षा के अंदर पढ़ाना है। तो इस तरह का जो सिखाना होता है वह संकुचित अर्थ शिक्षण का कहलाता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान मुख्य होता है और बालक का स्थान गौण होता है। जब हम शिक्षण करवाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से जो सिखा रहा है उसका स्थान मुख्य होगा और बालक का स्थान गौण होगा। तो इस तरह से हमने संकुचित अर्थ को जाना। चलिए अब हम शिक्षण के व्यापक अर्थ को भी समझ लेते हैं। व्यापक अर्थ यानी कि विस्तृत, फैलाव, बहुत बड़े अर्थ में, बहुत बृहद स्तर पे हम इसके अर्थ को जाने तो शिक्षण क्या है। व्यापक अर्थ में शिक्षण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों साधनों का प्रयोग सम्मिलित होता है। यानी कि आप ये मानिए कि जीवन में जो कुछ सीख रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो सब कुछ सीखना है वह क्या कहलाएगा? व्यापक अर्थ का शिक्षण कहलाएगा। यानी कि शिक्षण हमेशा चलता रहता है, सतत चलता रहता है, हम इसको यूं समझ सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप बहुत बार आपने सुना होगा कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो जब हम शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया या त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं तो इससे हमारा अभिप्राय क्या होता है उसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। महान विचारक, पाश्चात्य विचारक रहे हैं एडम्स। ध्यान रखिएगा, शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया माना है एडम्स ने। तो एडम्स के अनुसार शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों सम्मिलित होते हैं। तो द्विमुखी दो मुख हैं। कौन कौन से दो मुख हैं? एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। तो शिक्षण में दो मुख्य बिंदु होते हैं, इसलिए इसको द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। और किसने कहा है? एडम्स ने कहा है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे पर अर्थात एक दूसरे के विकास में परिवर्तन के लिए कार्य करते हैं। जब हम इसको द्विमुखी प्रक्रिया कह रहे हैं तो कहने का अभिप्राय ही क्या है कि यहाँ एक व्यक्ति दूसरे के विकास के लिए कार्य करता है। यह क्रिया
यह क्रिया चेतन युक्त और सप्रयोजन अर्थात उद्देश्य पूर्ण होती है। निश्चित रूप से जब शिक्षण करवाया जाता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वह एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। तो यहाँ छात्रों हम द्विमुखी प्रक्रिया को बहुत विस्तार से समझ चुके हैं कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी इन दोनों से जुड़ी हुई प्रक्रिया है और यह विचार मुख्य रूप से एडम्स ने रखा। तो यह आप याद कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है कि शिक्षण के 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं, 3 मुख होते हैं और वे कौन कौन से होते हैं इसको हम जान लेते हैं। महान पाश्चात्य विचारक रहे हैं जॉन डीवी एवं रायबर्न। देखिए जॉन डीवी को तो सब याद रखते हैं लेकिन रायबर्न को भूल जाते हैं। आप याद रखिएगा कि जॉन डीवी के अतिरिक्त जो रायबर्न है उन्होंने भी शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। तो जॉन डीवी और रायबर्न के अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया त्रिमुखी है। शिक्षण के मध्य शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है। यह अंतःक्रिया किसी न किसी पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। अतः शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग महत्वपूर्ण होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो छात्रों त्रिमुखी प्रक्रिया से आप समझ गए होंगे। द्विमुखी प्रक्रिया में एक तत्व हमने और जोड़ दिया है, पाठ्यक्रम। तो शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह स्पष्ट हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि शिक्षण की जो विभिन्न मुख्य परिभाषाएं हैं वह कौन कौन सी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मुख्य परिभाषाएं होती है वह भी पूछी जाती है। तो पहली परिभाषा हम देख लेते हैं कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है और यह किसने कहा है? B.O. स्मिथ ने। तो परिभाषा आप कैसे याद करेंगे? जब भी कोई परिभाषा याद कर रहे हैं तो जो कीवर्ड्स है उसको आप ध्यान रखिए कि जो B.O. स्मिथ है, स्मिथ क्या कहते हैं कि शिक्षण क्या है? क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। मतलब B.O. स्मिथ कहते हैं कि उत्सुकता जागृत करने वाला शिक्षण होता है। आगे हम बढ़ते हैं, दूसरी परिभाषा देखते हैं कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन है। शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन है। जो बर्ड है उन्होंने ये परिभाषा दी है। बर्ड क्या कहते हैं? प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, प्रोत्साहन। 3 वर्ड यूज किए हैं और ये जो विचारक है वह कौन है? बर्ड है। तो बर्ड की परिभाषा आपको याद हो गई होगी कि शिक्षण अधिगम क्या है? प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन। आगे हम देखेंगे कि तीसरी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं कि अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। ये कौन कहते हैं? थाइन कहते हैं। थाइन की परिभाषा क्या है कि अधिगम में वृद्धि करना, कि बालक के अधिगम में जब हम वृद्धि कर दें तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। तो थाइन से आप समझ लीजिएगा वृद्धि करना। अधिगम में वृद्धि करना क्या है? शिक्षण है। किसने कहा है? थाइन ने कहा है। चौथी परिभाषा हम देखते हैं, बहुत ही मजेदार परिभाषा है और आपको बड़े तकिया कलाम की तरह ये याद होने वाली है कि शिक्षण में एक अधिक परिपक्व व्यक्ति एक कम परिपक्व व्यक्ति को और अधिक परिपक्व बनाने के उद्देश्य से अंतःक्रिया करता है। और यह परिभाषा किसने दी है? मॉरिसन ने। फिर से हम देखेंगे इसको कि शिक्षण में एक अधिक परिपक्व व्यक्ति एक कम परिपक्व व्यक्ति को और अधिक परिपक्व बनाने के उद्देश्य से अंतःक्रिया करता है। यानी कि एक अधिक परिपक्व व्यक्ति कौन है? शिक्षक। कम परिपक्व व्यक्ति कौन है? छात्र। और अधिक परिपक्व यानी कि उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए जो क्रिया करता है वह शिक्षण कहलाती है। और यह महत्वपूर्ण परिभाषा दी है मॉरिसन ने। तो मैं समझती हूँ कि मॉरिसन को आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। शिक्षण के 4 चरण, देखिए यहाँ से प्रश्न बना है कि शिक्षण के 4 चरण किसने स्वीकार किए हैं? विचारक हुए हफ तथा डंकन। तो हफ तथा डंकन ने कहा है कि शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। और हफ और डंकन के अनुसार ये 4 चरण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। पहला चरण है योजना, दूसरा निर्देशन, तीसरा मापन और चौथा मूल्यांकन। देखिए सबसे पहले पाठ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? योजना, फिर निर्देशन, उसको किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से इम्प्लीकेशन करना है उसका, फिर मापन कि क्या मैंने शिक्षण ढंग से करवाया या नहीं कराया,
और फिर मूल्यांकन, उसका रिजल्ट मुझे क्या प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हफ तथा डंकन है, उन्होंने शिक्षण के 4 चरण बताए हैं: योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। इसको आप याद रखिएगा, कई बार प्रश्न आया है। और अंत में हम शिक्षण के चरणों के मुख्य चरणों की बात करें तो मुख्य चरण 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण, जिसको कि हम योजना कहते हैं। दूसरा, शिक्षण का अंतः क्रिया चरण, जिसको हम पढ़ाना कह सकते हैं। और शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण, जिसको कि हम मूल्यांकन कह सकते हैं। तो योजना और फिर उसमें शिक्षण करवाना और फिर उसका मूल्यांकन करना। तो इस तरह से ये सामान्य रूप से शिक्षण के 3 चरण माने गए हैं, जबकि हफ तथा डंकन ने 4 चरण स्वीकार किए हैं। तो छात्रों, इस तरह से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जाना। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो शिक्षण की प्रकृति है, अथवा हम यूं कहें कि शिक्षण की जो विशेषताएं हैं वह क्या है, उसको हम समझ लेते हैं। शिक्षण एक अंतः क्रिया है। देखिए, अंतः क्रिया, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है, यह मनोवैज्ञानिक शब्द है। और शिक्षा मनोविज्ञान में आप इसके अर्थ को जान लीजिए कि अंतः क्रिया यानी व्यवहार, यानी कि एक दूसरे का जो व्यवहार होता है वही क्या कहलाता है? अंतः क्रिया कहलाता है। तो निश्चित रूप से शिक्षण क्या है? एक अंतः क्रिया है। 2 व्यक्तियों के बीच में व्यवहार की बात इसमें होती है। एक व्यक्ति कुछ सिखा रहा होता है और दूसरा व्यक्ति कुछ सीख रहा होता है। तो पहली विशेषता हो गई कि जो शिक्षण है वह अंतः क्रिया है। दूसरा हम देखेंगे, शिक्षण एक शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया क्या है? कि समाज के लिए हम विद्यार्थी को तैयार करते हैं, समाज की शिक्षा हम विद्यार्थी को अपनी कक्षा में देते हैं। इसलिए शिक्षण की एक मुख्य विशेषता है कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरी विशेषता हम देखेंगे, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सिखाने का कोई ना कोई एक उद्देश्य निश्चित होता है, इसलिए इसको हम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया कहेंगे। चौथा है, शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। यह विकास के लिए, शिक्षण कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, विद्यार्थी के विकास के लिए किया जाता है, इसलिए हम शिक्षण को विकासात्मक प्रक्रिया कहते हैं। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। जहां हम तथ्यात्मक ज्ञान की बात कर रहे हैं तो वह विज्ञान है, और जहां हम नाना प्रकार की विधियों से बड़ी कुशलता पूर्वक हम जहां समझा रहे हैं तो वह क्या है? कला है। तो शिक्षण क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। आगे हम देखेंगे, शिक्षण एक उपचारात्मक विधि है। यह उपचार की एक विधि है, यह विद्यार्थी का उपचार करती है। जो कमजोर विद्यार्थी है, जिसको हम कह सकते हैं कि रोगी विद्यार्थी है, जो रुग्ण है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसको उपचार करती है, उसको ज्ञान प्रदान करती है, इसलिए यह एक उपचारात्मक विधि है। शिक्षण का मापन किया जा सकता है, हम इसका मापन कर सकते हैं। शिक्षण का मापन किया जा सकता है। अगला हम देखेंगे, यह एक तार्किक क्रिया है। तार्किक क्रिया क्यों? क्योंकि इसमें तर्क बुद्धि का उदय होता है। छात्र को इंटेलिजेंट बनाने के लिए सारा प्रोसेस किया जाता है, इसलिए इसको एक तार्किक क्रिया कहा गया है। अगला हम देखेंगे कि शिक्षण छात्र तथा अध्यापक के मध्य स्वस्थ एवं मधुर संबंध स्थापित करता है। क्योंकि जो शिक्षण होता है वह होता ही कैसा है कि जो अध्यापक होते हैं वह अपने छात्र के प्रति स्नेह का भाव रखते हैं, वात्सल्य का भाव रखते हैं। तो दोनों के जो संबंध होते हैं वह मधुर होते हैं। क्योंकि हम जब भी कोई चीज किसी को सिखाना चाहते हैं तो जब तक उसके साथ हमारा मधुर संबंध नहीं होगा, उसके प्रति वात्सल्य का भाव नहीं होगा, तब तक हम उसको किस तरह से सिखा पाएंगे। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर छात्र एवं शिक्षक, इन दोनों के बीच में मधुर एवं स्वस्थ संबंध पाया जाता है। अगला हम देखेंगे कि जहाँ शिक्षण होता है वहाँ अधिगम अवश्य होता है। जी हाँ, यदि शिक्षण हो रहा है तो अधिगम अवश्य होगा। अभी यहाँ शिक्षण करवाया जा रहा है तो निश्चित रूप से आप लोग अधिगम अवश्य कर रहे होंगे। आगे हम देखेंगे कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम को प्रभावित करना होता है। जो भी हम सिखाते हैं उसमें सिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारा छात्र होता है वह झट से सीख जाए, जल्दी से सीख जाए, यानी कि हम उसको प्रभावित करते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो छात्रों, इस तरह से हमने शिक्षण की प्रकृति और विशेषताओं को जाना। अब हम देखते हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में भी यह टॉपिक है, तो अगर आप ये टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हैं तो वहां भी क्लियर हो जाएगा कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए छात्रों, सामान्य भाषा में आप इसको यूं समझिए कि जब एक अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होता है वह बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छे से समझाता है, अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात होती है कि सबको एक जैसे समझ में नहीं आता है, या जो अध्यापक चाहता है वैसी उसको जो फीडबैक है वो नहीं मिल पाता है।
वैसा जो पुनर्बलन है वह छात्र नहीं दे पाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसको हम जानेंगे कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला हम देखेंगे बौद्धिक कारक। बौद्धिक कारक से अभिप्राय क्या है कि हमारी जो कक्षा होती है उसमें 3 प्रकार के छात्र पाए जाते हैं। कुछ छात्र उच्च बुद्धि लब्धि के होते हैं, कुछ औसत होते हैं और कुछ निम्न बुद्धि लब्धि के होते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि जब बुद्धि में ही अंतर है तो किस तरह से पढ़ाया हुआ सबको समझ में आएगा, यानी कि उसमें अंतर होगा। जो इंटेलिजेंट होंगे वो झट से बात को समझ जाएंगे, जबकि औसत थोड़ी देर से समझेंगे और जो अल्प बुद्धि के बालक हैं उनको समझने में कठिनाई होगी। तो जो बौद्धिक कारक है वह हमारे शिक्षण को प्रभावित करता है। अगला हमारा कारक है भाषा। भाषा में हम ये देखिए कि यदि अध्यापक की भाषा स्पष्ट नहीं है या फिर अध्यापक की भाषा कुछ और है और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी भाषा कुछ और है। मान लीजिए कि जो अध्यापक है वो इंग्लिश में पढ़ा रहा है और जो पढ़ने वाले छात्र हैं वह हिंदी भाषी है, इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती है। तो यहाँ जो भाषा है वह भी जो हमारा शिक्षण है उसको प्रभावित करेगी। मतलब अध्यापक जितना सिखाना चाहता है बालक उतना सीख नहीं पाएंगे। अगला कारक हम देख लेते हैं शारीरिक कारक। शारीरिक कारक यानी कि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक हमारा मानसिक विकास किस प्रकार से होगा। बच्चा यदि बार बार बीमार होता है, वो रुग्ण रहता है, कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसके इस तरह से रहने से क्या होगा, उसका शिक्षण प्रभावित होगा, वह सीख नहीं पाएगा। और हम जो अध्यापक है उसका जो शिक्षण है वह इन सब कारकों से प्रभावित होगा। तो हमारा जो शारीरिक कारक है वह भी शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक हुआ। अगला हम देखेंगे मानसिक कारक। मानसिक कारक में हम यहाँ बुद्धि को ले सकते हैं, मानसिक विकास को ले सकते हैं। जिनका मानसिक विकास ठीक ढंग से नहीं होता है, मन से कहीं और रहते हैं या कुछ तनाव होता है, घर की चिंताएं होती है, आर्थिक परेशानी होती है, तो ऐसे में भी बालक पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है, जिसके कारण शिक्षण प्रभावित होता है। अगला हम देखेंगे भावात्मक कारक। भावात्मक कारक में देखिए छात्रों, यदि हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं और जो बालक हैं उसके साथ में हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हम उसके साथ में क्रूर तरीके से पेश आते हैं, या जो बालक है वह अपनी पारिवारिक समस्याओं से इतना ग्रस्त है कि मतलब है कक्षा में बैठा तो है लेकिन उसको वही घर परिवार का जो तनाव है, लड़ाई झगड़े हैं, वही याद आ रहे हैं। तो इस कारण भी जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है वह उसको समझ में नहीं आएगा। तो जो भावात्मक कारक है उसके कारण भी शिक्षण प्रभावित होता है। अगला हम देखेंगे अध्यापक। निश्चित रूप से शिक्षण को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है वह है अध्यापक। अध्यापक का प्रभावशील होना शिक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि अध्यापक सरल तरीके से आपकी भाषा में वात्सल्यपूर्ण तरीके से और प्रभावी ढंग से नई नई विधियों के माध्यम से यदि पढ़ाता है तो उसका शिक्षण आपको समझ में आएगा। अन्यथा आप कक्षा में बैठेंगे और जैसे बैठे हैं वैसे ही चले जाएंगे। तो अध्यापक का प्रभावी होना भी शिक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला हम देखेंगे वातावरण, कि जो आसपास का वातावरण होता है वह भी शिक्षण को प्रभावित करता है। पढ़ने के लिए आप ध्यान लगा रहे हैं और पास में गाने बजने लग गए हैं तो आपका ध्यान न चाहते हुए भी उधर जाएगा। इसी तरह से कभी कभी देखते हैं कि जो रिहायशी इलाके होते हैं उनके अंदर शिक्षण संस्थाएं खुली हुई होती है, तो वहाँ की जो यूँ मान लीजिए कि जो ट्रैफिक की आवाज़ है वह डिस्टर्ब करती है, ध्वनि प्रदूषण होता है वह भी उससे भी जो हमारा शिक्षण होता है वह प्रभावित होता है। तो छात्रों, इस तरह से हमने शिक्षण के विविध कारकों को देखा कि यह सारे कारक मिलकर के शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो आज की इस कक्षा में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे आने वाली कक्षा में जो हम शिक्षण के चर है, शिक्षण के जो स्तर है, शिक्षण के जो प्रतिमान है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए हमारी अगली कक्षा को भी आप जरूर अटेंड कीजिएगा। और मैं समझती हूँ कि इस कक्षा में जिन बिंदुओं पे चर्चा हुई वह आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगली कक्षा में हम मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।